न्यूज वॉइस, जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉइस। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख और बड़ी खबर पर। केंद्र व प्रदेश में भाजपा की सरकार पूरी तरह फेल हो चुकी है। देश में होने वाले लोकसभा चुनाव में इनेलो पार्टी हरियाणा की 10 में से 2 सीटों पर विजय पताका फहराएगी। ये कहना है इनेलो के प्रदेश प्रवक्ता रजवंत डहिनवाल का, जो आज न्यूज वॉइस से खास बातचीत कर रहे थे। गठबंधन को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में इनेलो प्रवक्ता ने कहा कि इनेलो पूरी मजबूती के साथ चुनाव मैदान में लड़ने को तैयार है। हमें किसी से गठबंधन की जरूरत नहीं है। जिसे गठबंधन की जरूरत हो वह हमारे पास आए। भाजपा के 400 सीट पर वाले नारे को लेकर उन्होंने कहा कि यह नारा बीजेपी सिर्फ चुनावी माहौल तैयार करने के लिए लगा रही है। भाजपा सरकार की विफलता के इन्हीं मुद्दों को लेकर ही इनेलो पार्टी जनता के बीच में जाएगी। हरियाणा में हुए घोटाले का जिक्र करते हुए रजवंत डहिनवाल ने कहा कि किसी भी घोटाले में आज तक जांच के नाम पर सिर्फ लीपापोती हुई है, लेकिन किसी भी घोटाले जांच की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई है। हाल ही में हुए सहकारिता घोटाले को लेकर भी उन्होंने सरकार को सवालों के घेरे में खड़ा किया है और कहा है कि सरकार इस मामले को दबाने का प्रयास कर रही है। लेकिन एक बात तय है कि 100 करोड़ वाले सहकारिता घोटाले पर या तो एसीबी भी झूठ बोल रही है या फिर मुख्यमंत्री मनोहर लाल। तो आइए आपको भी सुनाते हैं इस खास बातचीत में इनेलो प्रवक्ता ने क्या कुछ कहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉइस। मैं हूं आपके साथ संजय कौशिक। बात करें चुनाव की तो चुनाव का बिगुल बज ही चुका है, क्योंकि अभी आज अगर बात करें तो 6 मार्च हो चुकी है और लगभग 15 या 16 मार्च को चुनाव की घोषणा हो जाएगी और अप्रैल के आखिरी सप्ताह में या मई के पहले सप्ताह में जो है लोकसभा चुनाव हो जाएंगे। और बात हरियाणा की करें तो हरियाणा में देखें तो मुख्य रूप से भाजपा और कांग्रेस में मुख्य मुकाबला है, लेकिन मुकाबले में इंडियन नेशनल लोकदल, जेजेपी और आम आदमी पार्टी भी कहीं ना कहीं है। तो मुख्य रूप से हरियाणा में 5 पार्टियां हैं जो लोकसभा चुनाव में ताल ठोकेगी। अब बात करें इंडी गठबंधन की, तो इंडी गठबंधन की बात करें तो कांग्रेस के गठबंधन में शामिल होने वाले दल कौन कौन से होंगे और कितनी सीटें कांग्रेस उनको देगी, ये तो चुनाव की घोषणा के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन जिस तरह भारतीय जनता पार्टी 400 पार का नारा लगातार जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं वो दे रहे हैं, उनकी बात करें, वो कह रहे हैं कि 400 पार, भाजपा 370 और एनडीए 400 पार। तो ये 400 पार का जो आंकड़ा है वो किस तरह भाजपा छू पाएगी, और इसी को लेकर आज हमारे साथ है इंडियन नेशनल लोकदल के प्रदेश प्रवक्ता एडवोकेट रजवंत डहिनवाल। उनसे जानेंगे कि उनकी क्या नीति रहने वाली लोकसभा चुनाव में और कितनी लोकसभा चुनाव पर वो उम्मीदवार उतारेंगे। रजवंत जी, सबसे पहले तो न्यूज वॉइस पे आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद कौशिक जी। रजवंत जी, लोकसभा चुनाव का समय अब लगभग नजदीक आ गया है, कभी भी चुनाव की घोषणा हो सकती है। आपकी जो पार्टी है, क्या किसी के साथ गठबंधन होगा या अकेले चुनाव लड़ेगी, और कितनी लोकसभा चुनाव सीटों पर लड़ेगी? देखिए, लोकसभा चुनाव के लिए इंडियन नेशनल लोकदल पूरी तरह से तैयार है और हमारी 8 तारीख को जींद में प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक है और चुनाव से संबंधित तैयारियों के लेकर और कितनी सीटों पर हमें चुनाव लड़ना है, ये चीज़ तो आप बता रहे हो। मैं ये कह रहा हूँ कि 10 की 10 सीटों पर हमें चुनाव लड़ना है, लेकिन आगामी क्या हमारी तैयारियां रहेंगी, किस हिसाब से हमें चुनाव के लिए जाना है, क्या हमारा पैनल में कौन कौन रहेंगे, इसके लिए 8 तारीख के बाद बता पाएंगे। रजवंत जी, पिछली बार की बात करें 2019 की, तो भाजपा ने यहां से 10 की 10 सीटें जो है जीती थी। इस बार के समीकरण बात करें तो एक रोहतक जो लोकसभा है वहां कुछ मामला गड़बड़ लग रहा है। बाकी लगता है कि 9 सीटें तो भाजपा इस बार भी कहीं ना कहीं जीत रही है या जीतने की संभावना जताई जा रही है। तो आपको क्या लगता है कि भाजपा कितनी सीटों तक 10 की 10 जीत पाएगी या कुछ सीटें कम होगी इस बार भाजपा की? 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री घोषित किया गया तो पूरी तरह से ये कहा गया था कि सब कुछ भाजपा का है, लेकिन आपने देखा होगा कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने 2 सीटें उस समय निकाल के दिखाई थी जहां कांग्रेस भी एक सीट पर सिमट गई थी। वहां पर इनेलो पार्टी ने अपनी 2 सीटें
सिरसा और हिसार की निकाल के दिखाई थी। तो इससे आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं कि इंडियन नेशनल लोकदल के कार्यकर्ता कितने मजबूत स्थिति में हैं। बात गठबंधन की करें तो क्या लगता है कि इंडियन नेशनल लोकदल किसी के साथ गठबंधन में लोकसभा चुनाव लड़ेगी? इनेलो पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के दम पर चुनाव लड़ती है और चौधरी अभय सिंह चौटाला ने हमेशा ये कहा है कि अगर किसी को गठबंधन करना है तो वो हमारे पास आए, उस पर हम विचार करेंगे। तो आज वही जवाब मेरा है कि किसी को अगर जरूरत है तो वो हमारे पास आएंगे। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के दम पर चुनाव लड़ेगी और निश्चित तौर पर जो बार बार हम कह रहे हैं, कोई 400 पार की भी आप बात कह रहे थे, उनके कहने का क्या है, वो तो 400 क्या 500 पार भी कह देंगे। लेकिन धरातल की सच्चाई देखिए ना, अभी भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पहली लिस्ट जारी की और पहली लिस्ट में आपने देखा होगा कि किस प्रकार से उनकी टिकटों को वापस लौटा रहे हैं। क्या आपने देखा है कि उनके जो फ्रंट लाइन लीडर, क्योंकि पहली लिस्ट जारी करते हैं तो उसमें फ्रंट लाइन लीडर होते हैं, और वो लोग अगर ये कहें कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाह रहा, किस प्रकार से आज भारतीय जनता पार्टी के नेता अपना माहौल बनाने के लिए जरूर तैयार है। लेकिन जो उनके जो और नेता हैं, जो असल की जो ग्राउंड रियलिटी से वाकिफ है, वो टिकटों को वापस कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि अंडर करंट कोई चीज होती है। आज बीजेपी का उतना ही विरोध है और वो लोग अपनी साख को बचाने के लिए, अपनी इज्जत को बचाने के लिए बीजेपी की टिकट को लौटा रहे हैं, जबकि लोग ये कहते हैं कि आज बीजेपी की टिकट के लिए लोग लाइन लगा रहे हैं। लाइन नहीं लगा रहे कोई भी। नहीं, टिकट लौटाने की बात करें जहां तक, तो एक टिकट जरूर, वो भी क्या है कि वो पवन सिंह है जो एक गायक है बिहार से, उन्होंने, रावत जी भी हैं, उन्होंने कहा है कि से भी है। हाँ, उन्होंने कहा है कि मैं बिहार से चुनाव लड़ने का इच्छुक हूँ। बंगाल से उनको जो है टिकट दी गई थी। लेकिन एक बात तो है रजवंत जी कि भारतीय जनता पार्टी के पास एक चेहरा है, नरेंद्र मोदी, और नरेंद्र मोदी को ही लोग वोट करते हैं और नरेंद्र मोदी के नाम पर ही लोकसभा चुनाव भाजपा जीतने की तैयारी कर रही है। इसमें अगर बात करें जो और पार्टियां हैं, कांग्रेस है, इनेलो है, जेजेपी है, आप है, उनके पास क्या मोदी के टक्कर का कोई ऐसा व्यक्ति है जो नरेंद्र मोदी को टक्कर दे पाए? देश पहले भी चल रहा था, पहले भी बड़े बड़े नेता आए, नरेंद्र मोदी से भी बड़े नेता आए, और आज वो कहाँ है? ये एक समय की बातें होती है। लोग क्या है कि बरगलाने में कौन कितना सक्षम है, वहां पर वो चला है। आज नरेंद्र मोदी ने देश की जनता को बरगलाने के अलावा कुछ भी नहीं किया। एक चीज है कि कोई इनसे पूछे कि चुनाव में जरूर जा रहे हैं, लेकिन इनसे पूछे कि इनके मुद्दे क्या हैं। हमारे मुद्दे तो हमें पता है। आपके मुद्दे क्या रहेंगे चुनाव में? हम केवल उन्हीं मुद्दों पे चुनाव लड़ेंगे कि जो बीजेपी के लोग जो वायदे करके आए थे 2014 में, हम उन्हीं मुद्दों को लेकर जाएंगे कि भाई 2014 में जो नरेंद्र मोदी जी ने आपसे वायदे किए थे, उन वायदों पर वो कितना खरा उतरे। 2019 में चुनाव में जो वायदे किए थे, उन मुद्दों पर कितने खरा उतरे। आज बात कर लेते हैं कि जब नरेंद्र मोदी जी देश में आए तो उन्होंने कहा था कि मैं हर साल 2 करोड़ रोजगार दूंगा युवाओं को। आज युवाओं देखो ना किस प्रकार से बेरोजगार की दर बढ़ रही है। ये चीजें चलते हैं। अगर विकास की बात करें तो विकास में कुछ नहीं किया और देश कर्जवान हो गया। जहां पे 55 लाख करोड़ का कर्जा था, आज वहां पे 2 लाख करोड़ से पार हो गया जो कर्जा देश के ऊपर। और विकास अगर नहीं होता है तो क्या करेंगे? बुलेट ट्रेन की बात करते हैं, अगर बुलेट ट्रेन की कहीं पर आपने देखी है? आप जिस इलाके में चल रहे हैं, हमारे यहाँ पर मेट्रो का एक बड़ा प्रोजेक्ट आना था, मेट्रो का एक पिलर तक नहीं बन पाए। ये 100 स्मार्ट सिटी की बात करते थे कि हम 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, आज तक कभी आपने सुना है? ये आप मीडिया के साथियों की भी जिम्मेवारी बनती है कि आप भी उनसे पूछें कि भाई आपने 100 स्मार्ट सिटी की बात की थी, हरियाणा में भी 100 में से 2 का नंबर आया था, एक करनाल था, एक फरीदाबाद था, क्या बन के तैयार हो गई? तो ये छोटी छोटी चीजें ही हम जनता के बीच में लेके जाएंगे। 15-15 लाख रुपए की बात की थी, वो छोड़ो 15 लाख रुपए की बात कही थी, क्योंकि उन्होंने कह दिया था ये कि चुनाव अति उत्साह में चुनाव में इस प्रकार की घोषणा कर दी जाती है, वायदे कर दिए जाते हैं। लेकिन उसके अलावा विकास की बातें तो करेंगे। अब विकास में इन्होंने करके क्या दिखाया है? आज एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन में कहीं दम नजर नहीं आ रहा। आज मेडिकल की बात करें तो वहां पर मेडिकल के कोई भी ऐसा इन्होंने संस्थान, जिस प्रकार से ये कहते हैं कि हमने ये करके दिखाया। हमारे यहाँ पर एम्स की एक संस्थान था, केवल और घोषणा हुई है ना, जब 9 साल में केवल और केवल उसके शिलान्यास हुआ है, और शिलान्यास के अलावा और कुछ भी नहीं है। तो इस प्रकार की योजनाओं का अगर ये कहेंगे कि हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है, जनता ये ट्रैक रिकॉर्ड ही देखना चाह रही है और उसी के आधार पर वोट देगी। देखो रजवंत जी, अगर हम लोगों से बात करते हैं तो लोगों को कहना है कि कहीं ना कहीं भारत बदल रहा है। बात हम रोड की करते हैं, बात हम इंफ्रास्ट्रक्चर की करते हैं, बात हम रेल की करते हैं, तो लोगों का मत है कि काम तो हो रहा है और वो दिखाई भी देने लगा है।
दूसरी बात करें, आपने कहा मेडिकल के क्षेत्र में तो 2014 तक जितने मेडिकल कॉलेज थे उससे दुगने से भी ज्यादा हो गए हैं, एम्स जितने थे उससे दुगने से भी ज्यादा हो गए हैं। तो काम तो हो रहा है। बात भाजपा कहती है कि हमने 370 हटाई, हमने वादा किया था, हमने राम मंदिर का निर्माण करवाया, हमने वादा किया था, जो बताए थे हमने 3 तलाक महिलाओं से जो है मुस्लिम जो बहनें हैं 3 तलाक से मुक्ति दिलाई, वादा किया था। तो वो तो कहते हैं कि हमने जो कहा था वो करके दिखाया, लेकिन आप कह रहे हैं कि कोई काम नहीं हुआ। लेकिन अब जो लोकसभा चुनाव है उसमें इनेलो किन मुद्दों के ऊपर हरियाणा के लोगों के बीच में जाएगी? देखिए, सबसे बड़ी बात एक चीज आती है कि जो आपने वायदे गिनाए, मुद्दे गिनाए हैं, उन मुद्दों की मैं बता देता हूँ। इन्होंने 370 दी किया, 370 का फायदा क्या रेवाड़ी की जनता को हुआ? राम मंदिर बनाया, इन्होंने बड़ी अच्छी बात कर दी। राम मंदिर इन्होंने नहीं बनाया, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था और राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने उनका निर्माण कराया है। इसमें बीजेपी का क्या योगदान है? ये क्रेडिट लेने वाले लोग हैं ना। दूसरी बात, एक ये बार बार सत्ता में आते हैं, कहते हैं कि जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, भ्रष्टाचार को नहीं सहन करेंगे। लेकिन आज आपने देखा होगा कि भ्रष्टाचारी ही असली सारे बीजेपी में बैठे हैं, उनके ऊपर आरोप लगते हैं। आपने देखा होगा, हम हरियाणा की बात कर लेते हैं, हरियाणा में किस प्रकार 23 बड़े घोटाले हुए हैं और उन घोटालों की आज तक कोई जांच नहीं हुई है। विधानसभा में बात होती है कि जांच कराएंगे, लेकिन जांच के नाम पर केवल और केवल झूठी कार्रवाई की जाती है। अभी आपने देखा होगा ताजा एक सहकारिता विभाग में घोटाला हुआ था। एसीबी ने यह कहा कि 100 करोड़ से ज्यादा का घोटाला है और विधानसभा के आपने सीएम साहब के बयान भी सुने होंगे, वो कह रहे हैं कि 8.8 करोड़ का घोटाला है। झूठ कौन बोल रहे हैं? या तो एसीबी चीफ से पूछ के देख लीजिए कि आपने किस एवज में ये कहा है कि 100 करोड़ से ज्यादा का घोटाला है। और मुख्यमंत्री साहब से जाके उनसे भी पूछे कि बोले जी, एसीबी चीफ अगर 100 करोड़ के घोटाले की बात कर रहे हैं और आप 8.8 करोड़ का घोटाला कैसे बता रहे हैं? कहीं ना कहीं उन दोनों के विरोधाभास है ना। तो ये चीजें जनता भी देख रही है कि एक व्यक्ति तो झूठ जरूर बोल रहा है। अगर एसीबी चीफ झूठ बोल रहा है तो उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, और अगर सीएम साहब झूठ बोल रहे हैं तो जनता उनको सबक सिखाएगी। नहीं, सीएम साहब कहते हैं कि देखो, जहां अगर कोई भी घोटाला सामने आया तो हमने उसके ऊपर जांच भी की और बहुत सारे अधिकारी हैं उनको अरेस्ट भी किया गया है। रिपोर्ट कितने घोटालों की रिपोर्ट को सार्वजनिक किया गया है? आपने कभी देखा है क्या? चौधरी अभय सिंह चौटाला ने विधानसभा में जिस प्रकार से मुद्दे उठाए हैं, उन मुद्दों को हमेशा ये कहा है कि भाई मैं मुद्दे उठाता हूं, चाहे रजिस्ट्री घोटाला हो, धान घोटाला हो, खनन घोटाला हो, ये सारे घोटाले भारतीय जनता पार्टी के राज में ही हुए ना। और उनकी एक की भी रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया गया तो इसका मतलब क्या समझा जाए कि सरकार ये खुद चाह रही है कि इन मामलों को दबाया जा सके। अब ये जो भी मामले आते हैं, मैं अभी सहकारिता विभाग की बात कर रहा था, इतना बड़ा घोटाला अगर हो रहा है प्रदेश में और सीएम साहब इंक्वायरी करने की बजाय ये कह रहे हैं कि लेटेस्ट इंक्वायरी करवाने की बजाय ये कह रहे हैं कि मैं 1995 से जांच कराऊंगा। 1995 की जांच आप निश्चित तौर पे कराएं, लेकिन जो फिलहाल हुआ है उसको क्या कर रहे हैं? इसका मतलब ये मामले को दबाने का प्रयास कर रहे हैं ना। नगर परिषद का देखा होगा आपने, यहाँ पर लगातार आरोप लग रहे हैं कि यहाँ पे भ्रष्टाचार हो रहा है। आपने देखा होगा कि फरीदाबाद नगर निगम में 184 करोड़ का घोटाला, 200 करोड़ का घोटाला बताया जा रहा था। कैग ने खुद रिपोर्ट में कहा है कि 184 करोड़ का घोटाला है। उसके बाद और कैसे समझाया जाए जनता को? हम जनता के बीच में जाके यही चीज बता रहे हैं कि ये लोग झूठे हैं, हर तरह से जनता को भ्रमित करने के लिए प्रयास करेंगे। इन्होंने एक अपना प्रोपेगेंडा बनाया हुआ है, जनता को जो असल मुद्दे हैं उनसे ध्यान भटकाकर अर्गनल बातें करते रहेंगे। लेकिन जनता तो रजवंत जी, बात करें, मोदी का नाम आती जनता मोदी के लिए समर्पित नजर आती है। और देखो, कहीं ना कहीं अगर देखें तो जो मनोहर लाल खट्टर जी हैं, जो आज सीएम है हरियाणा सरकार में, वो भी ईमानदार छवि के व्यक्ति लगते हैं। और नरेंद्र मोदी जी की छवि भी काफी ईमानदारी वाली है। और जो करप्शन की बात करें या जो मंत्री इस तरह से, उन पे वो सख्त भी है काफी। तो बात हरियाणा में करें, आप कह रहे हो कि भाई जो सहकारिता की बात कर रहे हैं आप, सीएम साहब कहते हैं कि हम तो कार्रवाई तो कर रहे हैं और जो है जो लोग उसमें शामिल है, संलिप्त है, उन पे गाज भी गिरी है, उनको गिरफ्तारियां भी हुई है, सस्पेंड भी हुए हैं, और कुछ जो अधिकारी उनको हटाया भी गया। लेकिन अब बात करें कि आपका मुद्दा भ्रष्टाचार का ही रहेगा या इसके अलावा भी कोई और मुद्दे रहेंगे? मैंने बताया तो ना कि ये मुद्दे हमारे ही तो हैं, जिसे भ्रष्टाचार की बार बार बात करते हैं। अब बेरोजगारी प्रदेश में भी बढ़ी हुई है, विकास यहाँ पर कहाँ पर हुआ है? आज हरियाणा प्रदेश पर जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी मुख्यमंत्री थे, उस समय 2000 करोड़ सरकारी खजाने में थे। और उसके बाद कांग्रेस का शासन आया, वहां पर 1,10,000 करोड़ का उनके ऊपर कर्जा था। उसके बाद आज कैसे ये 3 लाख करोड़ का कर्जा हो गया? और उनसे पूछिए कि किया क्या आपने?
अब अगर हम रेवाड़ी की बात करें तो रेवाड़ी में 2 कॉलेज बनाए इन्होंने, ये कहने कि हमने 2 कॉलेज बना दिए। आपने कभी उन कॉलेजों में एक बार जाके देखो तो सही, कहाँ है कॉलेज? शायद एक कॉलेज तो आपको पता हो, रेवाड़ी के गवर्नमेंट बॉय कॉलेज के 4 कमरों में चल रहा है। एक कॉलेज जाटूसाना में इन्होंने बनाया था बॉयज कॉलेज, वो जाटूसाना सीनियर सेकेंडरी की बाउंड्री में चल रहा है। ये कर क्या रहे हैं ये? अभी इनके पास ऐसे ही नहीं है। यहाँ पर एक आपने देखा होगा शिक्षा विभाग में, आपको पता है कि पिछले लंबे समय से लगभग 30 साल से शिक्षा विभाग का कार्यालय एक सरकारी स्कूल के कमरों में चल रहा है। ये सरकार कहां पे करेगी जब शिक्षा विभाग का कार्यालय ही स्कूल के कमरों में चल रहा है? तो फिर कहां पे विकास हुआ है? लेकिन ये पैसे कहां जा रहे हैं? रोड की बात आपने की थी, मैं कहता हूं कि रोड, किसी भी रोड पे जाके देख लिया। अभी एक नया पुल बना था, आपने देखा होगा, वो पुल बनने से पहले ढह गया था, गिर गया था ना, पाली के पास भी गिरा था, हरिनगर के पास भी गिरा था। उसके बाद बाईपास की हम बात करें, आपने देखा होगा कि रेवाड़ी के चारों तरफ एक बाईपास बन रहा है। वो बाईपास में अभी से रोड, उसका उद्घाटन भी नहीं हुआ है, लेकिन उसकी रोडियां निकलने स्टार्ट होगी। 2 बार उनको पेच वर्क किया जा रहा है। भ्रष्टाचार और कैसे बताया जाए आपको? लेकिन रजवंत जी, विपक्ष को देखते हैं तो विपक्ष में कांग्रेस की बात करें तो फूट है। अभी कप्तान साहब, जो कि यहाँ मैं कहूँगा कि अहिरवाल के कद्दावर नेता है कांग्रेस के, वो कहते हैं कि मेरा जो है कांग्रेस में दम घुट रहा है। और अगर वो कहते हैं दान सिंह उम्मीदवार है लोकसभा के गुड़गांव सीट से, तो वो तो उन पे ही एलिगेशन लगा रहे हैं कि वो तो घोटालेबाज है, वो तो प्रॉपर्टी डीलर है। तो आखिर विपक्ष लड़ेगा कैसे? क्योंकि विपक्ष में तो एकता नाम की चीज कहीं दिखाई नहीं देती। ये चीज आप कह रहे हैं कि कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल है, कांग्रेस विपक्षी दल नहीं है। कांग्रेस कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को किस प्रकार से फायदा पहुंचाए ये प्लानिंग करती रहती है। आपने देखा होगा कि विधानसभा में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार को घेरने में हमेशा नाकाम रहते हैं। आपने देखा होगा कि चौधरी अभय सिंह चौटाला इकलौते विधायक होने के बावजूद सरकार को किस प्रकार कटघरे में खड़ा करते हैं। आज कांग्रेस के जो नेता हैं वो अपने निजी वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको जनता से कोई सरोकार नहीं है और उसी का खामियाजा हरियाणा की जनता भुगत रही है। लेकिन परिवर्तन पद यात्रा के बाद जिस प्रकार से हरियाणा की जनता ने चौधरी अभय सिंह चौटाला में अपना विश्वास जताया है, मैं अभी आपको बता रही अंडर करंट की बात कह रहा था, वो अंडर करंट 2024 में नजर आएगा। वो इसी वजह से आएगा क्योंकि हरियाणा की जनता देख चुकी है कि कांग्रेस अब बिल्कुल पूरी तरह से फेल हो चुकी है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा पुत्र मोह में खत्म हो चुके हैं, वो पुत्र मोह के अलावा उनके पास कोई काम नहीं। रजून जी, आप कह रहे थे भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे। आप भ्रष्टाचार की बात करें तो पिछली अगर हम बात करें तो सभी पार्टियां भ्रष्टाचार में लिप्त रही है। चाहे मैं बात करूं आपकी इनेलो की, बात करूं जेजेपी की, जेजेपी तो चलो अभी जेजेपी की नहीं, बात कर सकते हैं। और आप जितने भी नहीं बात कांग्रेस की करें तो कांग्रेस की तो अभी भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, उनपे तो अभी ईडी की जांच भी चल रही है। आपके जो बड़े नेता हैं वो जेल भी काट के आए हैं। तो भ्रष्टाचार किसने नहीं किया? भ्रष्टाचार तो सभी पार्टी ने। आप किस बात पे लोगों के बीच में जाएंगे कि भ्रष्टाचार हम खत्म करेंगे, जबकि आप तो खुद भ्रष्टाचार में लिप्त रहे हैं, कांग्रेस भ्रष्टाचार में लिप्त रही है। मैं यही चीज आपको बताना चाह रहा हूं कि जनता ने एक चीज देखा है कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को जो सजा हुई वो षड्यंत्र के तहत सजा हुई थी और जनता को तो पता था कि उन्होंने 3206 युवाओं को रोजगार देने का काम किया था, उनके घर में चूल्हा जलाने का काम किया था, लेकिन सरकार ने षड्यंत्र के तहत उनको सजा करा। कांग्रेस के इसमें नेता का कहीं ना कहीं संलिप्तता से इनकार नहीं किया जा सकता कि उनकी शय पे ये सारा काम हुआ। लेकिन अब जो हालात चल रहे हैं, अब जनता तो समझ चुकी है कि कोई भी आदमी कहता है कि पैसों का अगर लेन देन नहीं हुआ, उसके बावजूद भी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की सजा कर दी। आपने एक चीज देखा होगा कि जेबीटी का जो घोटाला हुआ था एक भूपेंद्र सिंह हुड्डा का मामले में, उसमें उन अध्यापकों को निष्कासित कर दिया गया, लेकिन चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कुछ नहीं किया। इसका मतलब तो यही है ना कि सरकार कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को बचाने का प्रयास कर रही है। ईडी की जो बात कर रहे हैं, आज ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है और विपक्ष को निशाना बनाया जा रहा है कि किसी न किसी तरह से विपक्ष को खत्म किया जाए ताकि भारतीय जनता पार्टी बच जाए। लेकिन आज हालात ये है कि जनता सब कुछ समझ चुकी है और वो ये चाह रही है कि हम ऐसी जो तानाशाह सरकार है, जो सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करने में कहीं ना कहीं 2-4 कदम आगे है, उस सरकार को हटाना है। और हम ये नहीं कहते कि हम नरेंद्र मोदी के खिलाफ हैं या हम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हैं, हम व्यवस्था के खिलाफ हैं। नरेंद्र मोदी जी उस व्यवस्था को नहीं संभाल पा रहे, जो कि बात कर रहे हैं। मनोहर लाल खट्टर जी बार जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, लेकिन उस व्यवस्था को संभाल नहीं पा रहे और इसी की वजह से हरियाणा की जनता भी दुखी है, देश की जनता भी दुखी है। आज भाईचारा खराब होता है वो किस वजह से कि जब भी बीजेपी सत्ता में आती है वो देश प्रदेश का भाईचारा खराब करने में आगे रहती है।
इन्हें को कितनी सीटें दे रहे हैं आप? ये मेरा आखिरी सवाल है आपसे। इंडियन नेशनल दल पार्टी के जो नेता हैं चौधरी अभय सिंह चौटाला, उन्होंने ये कहा है कि हम 10 की 10 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और हम 400 पार की बात नहीं करते, लेकिन 2 सीट हम निश्चित तौर पर जीतेंगे और बाकी सीटों पर हम कड़े मुकाबले में रहेंगे। बाकी वोट जनता को देनी। कौन कौन सी और 2 सीट? ये चीज़ें कोई भी नहीं बता सकता, लेकिन हम ये चीज़ जरूर कह सकते हैं कि वोट जनता को देना है। हम अपना मैसेज जनता के बीच में लेके जाएंगे और आपको इस चीज़ में एक आगे जो इलेक्शन का जो माहौल आएगा, मैं आपको ये कह सकता हूँ 2 से हम 3 पे भी हो जाएंगे, 4 पे भी हो जाएंगे। हम 400 पार वालों के झूठे नारे देने वाले में नहीं है, हम सीधी स्पष्ट बात कहने वालों में होते हैं। चौधरी अभय सिंह चौटाला यही तो चीज़ कह रहे हैं कि हम झूठ नहीं बोलते। चौधरी अभय सिंह चौटाला झूठ नहीं बोलते। ये कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार को लेकर लोगों के बीच जाएंगे, बेरोजगारी को लेकर लोगों के बीच जाएंगे, लेकिन जब खुद पे लगे भ्रष्टाचार की बात होती है तो कहते हैं कि हमारे ऊपर तो गलत आरोप लगे थे, हमें गलत तरीके से फंसाया गया था। अगर खुद की बारी आए तो गलत, लेकिन दूसरा कर रहा है तो वो भ्रष्टाचार। ये तो सभी पार्टियों में चलता है और सभी पार्टियां इसी तरह है, क्योंकि राजनीति चीज ही ऐसी है। पर इतना जरूर है, इन्होंने एक बड़ी बात भी कह दी कि 2 सीटें तो हम जीत रहे हैं, 3 भी हो सकती है और 4 भी हो सकती है। और वो 2 सीटें जब मैंने इनसे जानना चाहा कि वो कौन सी है तो बोला ये तो नहीं बता सकते, लेकिन 2 सीटें तो हम कन्फर्म जीत रहे हैं। भाजपा कह रही है कि हम 10 की 10 सीटें जीत रहे हैं। कांग्रेस में जो है आपसी फूट है वो आप सबके सामने है। तो विपक्ष में बिखराव, मोदी का जो 400 पार का नारा है उसको कहीं साकार ना कर दे, मुझे तो कुछ ऐसा ही दिखाई दे रहा है। क्योंकि विपक्ष में कहीं भी एकता, इंडी गठबंधन बनता है, सारे दल छोड़ के चले जाते हैं। राहुल गांधी जी यात्रा कर रहे हैं, जहां जहां जा रहे हैं वहां वहां बंटाधार हो रहा है। तो अब देखना यह है कि लोकसभा चुनाव नजदीक है कि होता क्या है। लेकिन इतना जरूर है कि 10 सीटें जो 2019 में भाजपा जीत कर आई थी, इस बार 10 में तो कुछ ना कुछ जोल जाला है। आप देखते रहिए न्यूज वाइज, फिर किसी हस्ती के साथ होंगे रूबरू। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही किसी बड़ी और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए न्यूज वॉइस।